हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी हमारे फेवरेट हीरो की है, जिसमें आपको एक खूबसूरत अरेंज मैरिज की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। शुरुआत में हीरो और हीरोइन की शादी सिर्फ परिवार की मर्जी से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही रिश्ता सच्चे प्यार में बदलने लगता है। हमारा हीरो हीरोइन को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है और उसकी छोटी छोटी केयरिंग बातें इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांटिक बना देती हैं। इस ड्रामा में आपको भर भर कर रोमांस, इमोशनल मोमेंट्स और पति पत्नी की प्यारी नोकझोंक देखने को मिलेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ड्रामा की शुरुआत में हम सुयान को देखते हैं, जो हमारी मेन लीड होती है। वह अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है कि वह टॉप लॉयर्स में से एक है। साथ ही इस बार वह बहुत कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इस कंपनी की पार्टनर बनना। वह किसी भी केस को अपने हाथों से जाने नहीं देती। फिर हम कंपनी के मैनेजर को देखते हैं, जो मिस्टर के को पर्सनली रिसीव करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर के कंपनी की तरफ बढ़ते चले जा रहे होते हैं। सुयान अपने कलीग्स के साथ खड़ी होती है कि तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो वो बच्ची मेरी नहीं है, किसी ने जानबूझकर उन फोटोज को अपलोड किया है ताकि हमारे बीच दूरियां आ जाएं। आखिर मैं तुम्हें चीट थोड़ी ना कर सकता हूँ। यह सुनकर सुयान कहती है, जिसने भी ये किया है मैं सच में उस इंसान की बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि कम से कम मुझे तुम्हारा असली चेहरा तो पता चला, और अच्छा हुआ कि मैंने सबके सामने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया। वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है। उसकी बातें सुनकर उसका एक्स गुस्से से पागल हो जाता है और सुयान को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर निकलवा देता है। अंदर जाने से पहले सैम सुयान को एक सलाह देता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के केस बहुत अच्छे से हैंडल करती हो, लेकिन दूसरों के लिए लड़ते लड़ते खुद के लिए लड़ना मत भूल जाना। इतना कहकर सैम वहाँ से चला जाता है। सुयान मन ही मन सोचने लगती है, ये कौन है, मुझे जिंदगी की बातें सिखाने वाला कोई मेंटली रिटायर्ड इंसान क्या। इसके बाद वह अपने केबिन में बैठकर काम कर रही होती है कि तभी उसे उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडपा उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। सुयान तुरंत मना कर देती है। तब ग्रैंडपा कहते हैं, तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम अकेले थोड़ी ना जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुयान हंसते हुए कहती है, अरे क्या ये आपकी उम्र है ब्लाइंड डेट पर जाने की। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हो, वैसे भी तुम्हें मेरे दोस्त ग्रैंडपा आन तो याद ही होंगे। हमारा सपना था कि बड़े होकर हमारे बच्चे आपस में शादी करें। अब उनका ग्रैंडसन विदेश से वापस आ चुका है और तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई है, इसलिए अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सुयान उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह ये सब नहीं करना चाहती, लेकिन ग्रैंडपा को पहले से ही उसका जवाब पता होता है। वे कहते हैं, देखो मैं जानता हूँ कि तुम क्या बोलने वाली हो, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हें चुपचाप चलना ही होगा। ये सिर्फ एक फैमिली लंच है और वहाँ तुम एंजॉय करोगी। अगले दिन सुयान को मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है। वह जानबूझकर एक बूढ़ी औरत जैसी ड्रेस पहनकर आती है ताकि विदेश से आया लड़का उसे देखते ही रिजेक्ट कर दे। वह सबके साथ बैठकर बातें कर रही होती है, लेकिन उसे बहुत बोरियत हो रही थी। तभी वहाँ ग्रैंडसन की एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि सैम होता है। जैसे ही वह आता है, दोनों ग्रैंडपा पुरानी बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं, समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। याद है मैं इसे अपनी गोद में खिलाया करता था। कुछ देर बाद सैम सबको चाय सर्व करने लगता है। आखिर में जब वह सुयान को चाय देता है तो सुयान कहती है, थैंक यू अंकल। ये सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोग उसे घूरने लगते हैं, क्योंकि सुयान ने सैम को अंकल कह दिया था। माहौल अचानक अजीब हो जाता है। तब सुयान रेस्टरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। सैम भी समझ जाता है कि वह वहाँ बोर हो रही है, इसलिए वह भी रेस्टरूम का बहाना बनाकर बाहर आ जाता है। तभी सुयान को उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। सुयान कहती है, क्या बताऊँ, सब जबरदस्ती हो रहा है, मैं शादी नहीं करना चाहती और ना ही किसी आदमी के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, लेकिन ग्रैंडपा की बात को कौन टाल सकता है। उसकी दोस्त कहती है, अगर लड़का हैंडसम हो तो मना करने की क्या जरूरत है, वैसे भी एक ना एक दिन शादी करनी ही है, बेहतर होगा कि 30 से पहले कर लो, नहीं तो बाद में किसी बूढ़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी। तभी वहाँ सैम भी आ जाता है। सुयान घबरा जाती है कि कहीं उसने उसकी बातें सुन तो नहीं ली। सैम कहता है, माफ करना, अंदर थोड़ा घुटन जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए बाहर ताजी हवा लेने आ गया। सुयान कहती है, ठीक है अंकल, आप हवा ले लीजिए, मैं वहाँ जाकर खड़ी हो जाती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। सैम सोचने लगता है, पहले तो उसने मुझे कभी अंकल नहीं कहा। इसके बाद हमें उनकी पहली मुलाकात दिखाई जाती है। उस समय सुयान घर को डेकोरेट कर रही होती है। वह टेबल पर खड़े होकर कॉलम पर फूल लगा रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है। सैम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सुयान खुद को संभाल लेती है। उस वक्त सुयान ने उसे देखकर मुस्कुराया भी था, लेकिन अब तो वह मुस्कुराना छोड़ो, उससे आंख मिलाना भी पसंद नहीं करती। तभी उसकी मम्मी उसे बुला लेती हैं और वह वहाँ से चली जाती है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। सैम यही सोच रहा होता है कि शायद अब उसे वह याद भी नहीं होगा। कुछ देर बाद सभी लोग फिर से साथ बैठ जाते हैं। तब ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं, तो बताओ तुम दोनों क्या सोचते हो, तुम्हारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। सुयान साफ शब्दों में कह देती है, मुझे बड़ों के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। इसके बाद फैसला सैम पर छोड़ दिया जाता है कि आखिर वह क्या चाहता है। अंदर ही अंदर सुयान को लग रहा था कि सैम उसे रिजेक्ट कर देगा
और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, सैम कहने लगता है। सैम कहता है, मिस सुयान दिखने में बहुत सिंपल और दयालु हैं। अगर घर वाले हाँ कह दें तो हम कभी भी जाकर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। साथ ही घर वालों की सहमति से शादी की तारीख भी फिक्स कर सकते हैं। ये सुनते ही सुयान के होश उड़ जाते हैं। वह मन ही मन सोचती है, ये क्या, ये तो बिल्कुल भी मेरे खिलाफ नहीं जा रहा। दूसरी तरफ दोनों ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत शादी की तारीख तय करने लगते हैं। आखिरकार शादी की डेट अगले महीने की 8 तारीख फाइनल हो जाती है। यह सुनकर सुयान तुरंत विरोध करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही ग्रैंडपा सब कुछ फाइनल कर देते हैं। तब सुयान सोचने लगती है कि शायद अब उसे शादी से भागना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी मम्मी उसके मन की बात समझ जाती है। वह सुयान से कहती हैं, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर तुम शादी से भागने के बारे में सोच रही हो तो अभी उसी वक्त ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर तुम पकड़ी गई तो मैं तुम्हें व्हील चेयर पर बैठा दूंगी। फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सुनकर सुयान समझ जाती है कि शादी से भागना कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कुछ और सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ सैम ये सब चुपचाप नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद सुयान अपनी बेस्ट फ्रेंड मिनी के साथ ड्रिंक करने चली जाती है। वहाँ दोनों इसी शादी और ब्लाइंड डेट वाली बात पर चर्चा कर रही होती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सुयान नहीं बल्कि मिनी ही सैम से शादी करने वाली हो। वह लगातार सैम की तारीफ की जा रही थी। सुयान कहती है, काश मेरी जगह तुम्हारी शादी करवा दी जाती। मिनी हंसते हुए कहती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, हम प्लानिंग तो कर ही सकते हैं। वैसे भी तुम्हें सैम की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम्हें पता भी है, अगर लोगों को पता चल जाए कि वह अपने लिए वाइफ ढूंढ रहा है तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। दुनिया भर की लड़कियां उससे शादी करने के लिए भागती हुई आ जाएंगी, लेकिन एक तुम हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें लड़कों में नहीं बल्कि किसी और चीज में इंटरेस्ट है। सुयान कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस किसी अनजान इंसान से शादी नहीं करना चाह। मिनी कहती है, पहले उससे बात तो करके देखो, क्या पता तुम्हें उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिल जाए। सुयान सिर पकड़कर कहती है, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं जा रही हूँ। इसके बाद वह किसी नंबर पर कॉल लगाती है, लेकिन नशे की वजह से उसे नंबर भी धुंधला दिखाई दे रहा था। वह बस इतना कहती है, मुझे लेने आ जाओ। तभी वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड सीन आ जाता है। सुयान की हालत देखकर वह ताना मारते हुए कहता है, वाह, मेरे छोड़ने के बाद लगता है तुम पूरी तरह शराब में डूब चुकी हो। अब यही तुम्हारी जिंदगी बन गई है क्या? मिनी तुरंत उस पर चिल्लाती है, ऐसी बातें मत करो, वैसे भी तुम्हें इतनी जल्दी दूसरी लड़की कैसे मिल गई? तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है, देखो हम पर इल्जाम मत लगाओ, मैं और सीन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, हमारे बीच कोई और आ रहा था। ये सुनकर सुयान हंस पड़ती है और कहती है, मिनी, एक कचरा दूसरे कचरे के साथ ही रहता है, इसमें गलत क्या है? दोनों दोस्त हंसने लगती हैं। फिर सुयान कहती है, तुम दोनों को शादी मुबारक हो, अब मुझे जाने दो, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वह वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सीन उसे रोक लेता है। वह कहता है, तुम इस तरह हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि एक आदमी को कैसे ट्रीट किया जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड को देखो, उसे सब आता है, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। सच कहूँ तो अगर तुम नहीं बदलोगी तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। सुयान उसकी बात सुनकर कहती है, अच्छा, लगता है तुम अपनी करतूतें भूल चुके हो। क्यों ना मैं तुम्हारे सारे सबूत इकट्ठा करके तुम्हारे ग्रैंडपा की डेस्क पर रख दूं, फिर देखना अगले ही दिन तुम्हारी जिंदगी पर घर का कर्फ्यू लग जाएगा। ये सुनकर सीन को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिनी गुस्से में कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर चिल्लाने की? लेकिन सुयान उसे शांत करते हुए कहती है, जाने दो, ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है, वो सिर्फ झगड़ा करना चाहता है और कुछ नहीं। इसके बाद जब सुयान वहाँ से जाने लगती है तभी उसकी टक्कर सैम से हो जाती है। सैम को देखते ही वह नशे में मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम इतने हैंडसम कब से हो गए और इतने जवान कब से दिखने लगे? फिर वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम मुझे घर छोड़ोगे? सैम हल्का सा मुस्कुराकर हामी भर देता है। मिनी दोनों को गुड बाय कहती है और उनके जाते ही वह एक्साइटेड होकर सोचने लगती है कि आज रात आखिर होने क्या वाला है। दूसरी तरफ सुयान के मॉम डैड टेंशन में थे, क्योंकि सुयान अभी तक घर नहीं पहुंची थी और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तभी सैम उसे अपनी बाहों में उठाकर घर लेकर आता है। अंकल आंटी उसे देखकर कहते हैं, लगता है काम करते करते थक गई है और सो गई। लेकिन सैम जानता था कि वह सिर्फ नशे में है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। तब अंकल आंटी सुयान का कमरा दिखाने लगते हैं। वे दोनों सुयान और सैम की बढ़ती नजदीकियों से बहुत खुश थे और चाहते थे कि दोनों जल्द से जल्द मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। सुयान नशे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती है। तब अंकल आंटी कहते हैं, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो। लेकिन सैम कहता है, कोई बात नहीं, हम कल ही जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये सुनते ही अंकल आंटी और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही आंटी सुयान को उठाने उसके कमरे में आ जाती हैं। सुयान कहती है, माँ प्लीज मुझे थोड़ा और सोने दो। आंटी उसे उठाते हुए कहती हैं, कैसे सो सकती हो, आज तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाना है। ये सुनते ही सुयान की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। वह हैरानी से कहती है, क्या हमने अब तक डेट भी फिक्स नहीं की? तब आंटी उसे सारी बातें बताती हैं। इसके बाद सुयान जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। वह सैम का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है
उसे पता चलता है कि सैम काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। सैम अपने हाथों में पीले फूलों का बुके लिए खड़ा होता है। ये देखकर सुयान गहरी सोच में पड़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, इसे कैसे पता कि मुझे येलो फ्लावर्स पसंद हैं। इसके बाद दोनों मैरिज ऑफिस चले जाते हैं। वहाँ सैम उसे रिंग पहनाता है और दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। ऑफिस वापस पहुँचने के बाद भी सुयान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सच में शादी हो चुकी है। तभी उसकी मैनेजर वहाँ आ जाती है और कहती है, तुम आज कुछ ज्यादा ही खोई खोई लग रही हो। सुयान हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कंफ्यूज नहीं, लेकिन थोड़ा खुश जरूर हूँ क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर उसकी मैनेजर उसे बधाई देने लगती है। फिर वह अगले प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू करती है। सुयान कहती है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगी। मैनेजर मुस्कुराकर कहती है, यह सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारी शादी हो गई। अक्सर फीमेल लॉयर्स शादीशुदा नहीं होती। लोग उनसे शादी करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसी महिलाएं उनकी ईगो को हर्ट कर सकती हैं या फिर उनके लिए थ्रेट बन सकती हैं। लेकिन अब तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, इसलिए अपनी मैरिड लाइफ खुशी से जीना। सुयान उन्हें थैंक यू कहती है और मैनेजर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मीटिंग शुरू होती है जहाँ सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स रख रहे होते हैं। सुयान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वह अपनी शादी का फायदा उठाकर इस पार्टनरशिप तक जरूर पहुँच सकती है। हालांकि उसे अपने स्किल्स पर पूरा भरोसा था कि वह खुद भी इस जगह की हकदार है। जब सुयान अपने पॉइंट्स रखना शुरू करती है तो कई लोग उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। उनका कहना था कि उसके आइडियाज सुनने में अच्छे लगते हैं लेकिन उन्हें असली दुनिया में लागू करना लगभग नामुमकिन है। तब सुयान बहुत शांति से उन्हें पूरा ओवरव्यू समझाने लगती है। धीरे धीरे सभी का नजरिया बदलने लगता है। सैम को भी उसकी बातें काफी पसंद आती हैं। वह सुयान की बातों से सहमत हो जाता है और बाकी लोगों को भी उससे सहमत होना पड़ता है। इसके बाद सभी लोग सुयान की तारीफ करने लगते हैं। तभी सैम का असिस्टेंट वहाँ आता है और कहता है, आगे की कुछ बातें भी डिस्कस करनी होंगी। इसके 4-5 स्टेज हैं जिन्हें पहले सर के साथ कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं डिनर अरेंज कर सकता हूँ जहाँ आप दोनों आराम से बात कर सकते हैं। सुयान मन ही मन सोचती है, अपने ही पति के साथ काम के नाम पर डिनर करना, ठीक है, इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। फिर वह हामी भर देती है। बाद में जब वह डिनर पर पहुँचती है तो सैम से पूछती है, हम सीधा काम की बात करेंगे या कुछ और भी? सैम मुस्कुराकर कहता है, पहले खाना खा लो, खाते खाते बातें भी हो जाएंगी। दोनों साथ में डिनर करना शुरू करते हैं। सैम सुबह वाली मीटिंग में सुयान के प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रहा होता है। साथ ही वह उसे समझाता है कि किन जगहों पर वह थोड़ा कमजोर पड़ गई थी और अपने पॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कैसे रख सकती है। सुयान उसकी बातों के लिए उसे थैंक यू कहती है। धीरे धीरे उनकी बातें शादी तक पहुंच जाती हैं। आखिर शादी कब, कैसे और कहां आयोजित की जाएगी? बाद में दोनों सुयान के मॉम डैड से मिलने जाते हैं। वहां अंकल और आंटी सुयान को समझा रहे होते हैं, देखो बेटा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर बाद में तुम्हारा मन बदल जाए तो हम शादी की सेरेमनी पोस्टपोन भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे सब परेशान हो जाएं। सुयान कहती है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आंटी कहती हैं, और हाँ, वहाँ ज्यादा गुस्सा मत दिखाना, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं इसलिए तुम्हारी आदतें झेल लेते हैं, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा मैच्योर बनना पड़ेगा। मन ही मन सुयान सोचती है, वाह, दुनिया भर की मेरी सारी बुराइयां आज ही मेरे हस्बैंड के सामने कर लो। दूसरी तरफ सैम अंकल आंटी को भरोसा दिला रहा होता है कि उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह सुयान का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। यह सुनकर अंकल आंटी उसे थैंक यू कहते हैं और दोनों को उनकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बधाई देते हैं। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। कमरे में पहुँचते ही सुयान को मिनी का कॉल आता है। मिनी उत्साहित होकर पूछती है, तो बताओ वेडिंग नाइट शुरू हुई या नहीं? सुयान तुरंत कहती है, देखो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनी हंसते हुए कहती है, अरे तुम तो उससे शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिर में शादी कर ही ली ना, क्या पता धीरे धीरे चीजें और आगे बढ़ जाएं। सुयान कहती है, कभी कभी तुम मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आती हो। मिनी जवाब देती है, इसमें एक्साइटमेंट वाली क्या बात है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, अब बताओ आगे क्या करने वाली हो? तभी वहाँ सैम आ जाता है। सुयान घबराकर तुरंत कॉल काट देती है। सैम उससे कहता है, तुम आराम से शॉवर ले लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। सुयान बस ओके कह देती है, लेकिन उसके जाते ही वह सोचने लगती है, कहीं इसने मेरी और मिनी की बातें सुन तो नहीं ली। इसी सोच में डूबी हुई वह शॉवर लेकर बाहर आती है। वह कंफ्यूज थी कि अब सैम से क्या बात करे। तभी सैम उसके लिए गर्म दूध लेकर आता है ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। दूध पीते समय भी सुयान ओवरथिंक कर रही होती है कि क्या दोनों एक ही बेड शेयर करेंगे या अलग अलग सोएंगे। तभी सैम खुद ही कह देता है, हम दोनों अलग अलग बेडरूम में सोएंगे। सुयान ओके तो बोल देती है, लेकिन कमरे में जाते ही सोचने लगती है, ये कैसा हस्बैंड है, हम लीगली मैरिड हैं फिर भी अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए साथ हैं। ये शादी कम और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ज्यादा लग रही है। धीरे धीरे उसे गुस्सा आने लगता है, जबकि सैम ये सब इसलिए कर रहा था ताकि सुयान पहले इस घर में आराम से एडजस्ट हो जाए, उसके बाद ही दोनों एक कमरे में रहने की शुरुआत करें। दूसरी तरफ सीन कंपनी के बाहर फूल लेकर सुयान का इंतजार कर रहा होता है। उसके डैड ने उसे घर पर खूब डांटा था। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर वह फेंक फैमिली की बेटी से शादी नहीं कर सकता तो उसे घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। इसी वजह से वह सुयान को मनाने आया था। सुयान के आते ही सीन उसे रोककर कहता है, पहले जो कुछ भी हुआ
उसमें मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। सुयान ठंडे अंदाज में कहती है, तुम्हें आने में बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी वही कहूंगी, मेरे सामने मत आया करो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ दोबारा रिलेशनशिप में कभी नहीं आना चाहती। सीन गुस्से में कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है। सिर्फ लॉयर बन जाने का मतलब ये नहीं कि तुम इतनी बदतमीजी से बात करो, और वैसे भी तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जानता है। सच तो ये है कि अगर मुझसे शादी नहीं हुई तो तुमसे कोई और भी शादी नहीं करेगा। सुयान अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहती है, माफ करना, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ने ये बातें सुन ली तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सीन उसकी रिंग देखकर हंसने लगता है। वह कहता है, ये सब सिर्फ मुझे जलाने के लिए कर रही हो ना? रिंग पहन लेने से कोई शादीशुदा नहीं हो जाता। मुझे पता है कि तुम अब भी मेरे पास वापस आ सकती हो। सुयान अब सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगती है। सीन जबरदस्ती उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैम अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वह तुरंत गार्ड्स को बुलाकर सीन को वहाँ से निकलवा देता है। सबसे पहले सैम सुयान का हाथ पकड़कर पूछता है, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, तुम ठीक तो हो? सुयान कहती है, कोई बात नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, तुम सही समय पर आ गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सैम सुयान के कमरे में आता है और पूछता है, अब तक तो तुम इस घर में एडजस्ट हो गई होगी? सुयान कहती है, हाँ, अब मैं यहाँ की आदी हो चुकी हूँ। सैम कहता है, तो फिर ठीक है। वह वहीं बैठा रहता है। सुयान उससे पूछती है, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे? क्या आज यहीं सोने वाले हो? सैम जवाब देता है, हाँ, मैंने तुम्हें अकेले रहने का समय दिया था ताकि तुम आराम से एडजस्ट हो सको, लेकिन ये मास्टर बेडरूम है जहाँ हस्बैंड और वाइफ साथ रहते हैं। अब जब तुम सहज हो गई हो तो मुझे लगता है कि हमें बेड भी शेयर कर लेना चाहिए। सुयान ओके कह देती है, लेकिन सोते समय वह बहुत नर्वस थी। उसे डर था कि कहीं बात ज्यादा आगे न बढ़ जाए। आधी रात के बाद नींद में सुयान खुद ही सैम से लिपट कर सो जाती है। सैम उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और उसके माथे पर एक छोटा सा किस कर देता है, लेकिन सुयान गहरी नींद में होती है और उसे कसकर पकड़कर सोती रहती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है और वह खुद को ऐसी हालत में देखती है तो तुरंत झटके से दूसरी तरफ हट जाती है। वह शर्माते हुए सोचने लगती है, पता नहीं मैं कब से इस पोजीशन में सो रही थी। तभी सैम उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो? सुयान जल्दी से कहती है, सॉरी, मैं बताना भूल गई थी कि मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ। नींद में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर देना। बेचारे सैम का एक हाथ और कंधा दर्द कर रहा था क्योंकि पूरी रात सुयान उसी पर सोई हुई थी। ब्रेकफास्ट के दौरान सुयान उससे कहती है, तुम्हें पता है कल रात मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा। मैं एक छोटी सी चिड़िया थी और मेरे सामने एक बहुत बड़ा भेड़िया आ गया था। सुयान कहती है, मैंने सपना देखा कि कोई अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब लेकर आया हुआ है। पता नहीं मुझे ऐसा सपना क्यों आया। सैम को समझ आ जाता है कि यह सपना किस ओर इशारा कर रहा है, लेकिन वह उसे छेड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह बस इतना कहता है, हो सकता है कि तुम अभी भी इस नई जिंदगी की आदत डाल रही हो, शायद इसी वजह से तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। सुयान उसकी बात मान जाती है और कहती है, ठीक है, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे काम के हिसाब से सारी फाइल्स भी अरेंज करनी है। ऑफिस से लौटते वक्त जब सुयान पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी कार के टायरों में स्क्रू घुसे हुए हैं। वह तुरंत समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर ये सब किया है। सबसे पहले वह अपना फोन निकालकर पूरी चीज रिकॉर्ड करती है, डेट, टाइम और सारी डिटेल्स, ताकि बाद में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद वह स्टाफ को कॉल करके पार्किंग की फुटेज भी मंगवा लेती है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये सब किसने किया। फिर वह सैम को कॉल करके बताती है कि किसी ने उसकी कार के टायर खराब कर दिए हैं और पूछती है कि क्या वह उसे लेने आ सकता है। सैम तुरंत कहता है, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद सुयान वहीं उसका इंतजार करने लगती है। उसे एहसास हो रहा था कि कोई छिपकर उसे देख रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती उसका पुराना क्लासमेट चैन वहाँ आ जाता है। चैन उससे बात करने लगता है और सुयान को पता चलता है कि अब वह उसी फर्म में नए एम्प्लॉय के तौर पर काम करेगा। चैन और सुयान पहले से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा कंपटीशन रहा था। कई बार कोर्ट रूम में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके थे, इसलिए उनकी दोस्ती कम और दुश्मनी ज्यादा लगती थी। जो इंसान छिपकर सुयान को देख रहा था वह चैन को उसके साथ देखकर वहीं छिपा रह जाता है। चैन सुयान से कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, लेकिन सुयान मना कर देती है। तभी सैम वहाँ पहुँच जाता है। सुयान चैन को बाएं बोलकर सैम के साथ चली जाती है। सैम जैसे ही चैन को देखता है वह तुरंत पहचान जाता है कि वह कौन है। उसे कहीं ना कहीं ये शक भी था कि चैन शायद सुयान को पसंद करता है। आखिर दोनों क्लासमेट भी रह चुके थे और उनकी दोस्ती भी काफी पुरानी थी। कार में बैठने के बाद सैम पूछता है, वो तुम्हारा दोस्त था ना? सुयान कहती है, हाँ। इसके बाद वह सैम को सारे एविडेंस भी दिखाने लगती है। सैम उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। ये चीज सुयान को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि पहली बार उसका हस्बैंड और साथ ही उसका लीडर उसे उस काम के लिए अप्रिशिएट कर रहा था जो वह सालों से करती आ रही थी। घर पहुंचने के बाद सुयान फिर से काम करने बैठने वाली होती है, लेकिन सैम उसे रोकते हुए कहता है, काम से ज्यादा जरूरी तुम्हारी हेल्थ है, पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए। सुयान कहती है, ठीक है, मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन सैम कहता है, बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता और फूड डिलीवरी आने में भी टाइम लगेगा। घर में टमाटर, अंडे और नूडल्स पड़े हैं, मैं कुछ बना देता हूँ। सुयान हैरानी से पूछती है, मतलब खाना तुम बनाओगे? सैम मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें बनाना है? इतना कहकर वह किचन में चला जाता है। जब सैम खाना बना रहा होता है
है तब सुयान उसे देखकर सोच रही होती है कि उसे कभी पता ही नहीं था कि सैम को कुकिंग भी आती है, लेकिन मन ही मन वह ये भी सोचने लगती है कोई बात नहीं, हस्बैंड मटेरियल तो ये सच में है। कुछ देर बाद सैम उसके सामने नूडल्स का बाउल रखता है। जैसे ही वह अपना बाउल लेने जाता है, सुयान चुपके से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। सैम पूछता है तुम खा क्यों नहीं रही? सुयान कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सैम जवाब देता है मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम खाना शुरू कर सकती हो। सुयान कहती है सॉरी, हमारे घर में शुरू से यही नियम रहा है कि जब तक बड़े खाना शुरू नहीं करते छोटे भी नहीं खाते। ये सुनकर सैम मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा, तो अब मैं तुम्हें इतना बड़ा लगने लगा हूँ? सुयान जल्दी से कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। सैम फिर मुस्कुराकर कहता है तो क्या तुम अपने एल्डर्स को भी रात में पकड़कर सोती हो, जैसे उस दिन मुझे पकड़कर सो रही थी? ये सुनते ही सुयान बात बदलने लगती है, वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। सैम फिर पूछता है चलो बताओ हमारा रिश्ता क्या है? सुयान धीरे से जवाब देती है कपल्स का। सैम कहता है हाँ, और उम्मीद है कि तुम ये बात हमेशा याद रखोगी। इसके बाद सुयान जल्दी से टॉपिक बदल देती है और कहती है वैसे तुमने बहुत अच्छे नूडल्स बनाए हैं, मैंने इतने अच्छे नूडल्स पहले कभी नहीं खाए। फिर वह लगातार खाने लगती है ताकि उसे और कुछ बोलना न पड़े और सैम भी सवाल पूछना बंद कर दे। अगले दिन ऑफिस में सुयान चैन के साथ बैठकर पेपर वर्क करने लगती है। दोनों केस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं और बातों बातों में काफी समय निकल जाता है। आखिर में चैन को एहसास होता है कि दोनों ने ठीक से लंच भी नहीं किया। वह सुयान से माफी मांगता है और सामने ही एक कैफे चलने का सुझाव देता है। सुयान मान जाती है और दोनों वहाँ चले जाते हैं। कैफे में चैन उससे पूछता है सुना है तुम्हारी शादी हो गई है? सुयान खुशी खुशी अपनी रिंग दिखाकर कहती है हाँ, बस कुछ समय पहले ही हुई है। तभी उसी रेस्टोरेंट में सैम भी आ जाता है। वह सुयान और चैन को साथ बैठा देख लेता है। सैम का असिस्टेंट कहता है अगर आप चाहें तो मैं जाकर पता कर सकता हूँ, लेकिन सैम मना कर देता है। इसके बजाय वह सुयान को कॉल करता है और पूछता है तुमने लंच कर लिया? सुयान कहती है हाँ, मैं अभी लंच ही कर रही हूँ। तब सैम पूछता है अकेली या किसी के साथ? सुयान उसे बताती है कि वह अपने कलीग के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने आई है। साथ ही वह ये भी कहती है कि काम में काफी ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए उसे घर आने में भी देर हो सकती है। सैम शांत आवाज में कहता है कोई बात नहीं, बस वापस आते समय ध्यान से आना और अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर वह कॉल काट देता है। सुयान सोचने लगती है अचानक इसका मूड बदल कैसे गया। रात को फ्रेश होकर जब सुयान बेडरूम में आती है तो देखती है कि सैम पहले से ही सो चुका है, लेकिन सोने से पहले वह चुपचाप उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगती है और मन ही मन सोचती है सच में ये उतना ही हैंडसम है जैसा मिनी कहती थी। तभी सैम आंखें खोले बिना कहता है आखिर कब तक मुझे घूरती रहोगी? सुयान घबरा जाती है और कहती है मैं तुम्हें घूर नहीं रही थी। सैम हल्का सा मुस्कुराकर कहता है झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम मेरा क्लोजअप लुक ले रही थी। इसके बाद वह फिर पूछता है हम आखिर हैं क्या? सुयान मन ही मन सोचती है क्या इसे भूलने की बीमारी है, बार बार यही क्यों पूछता है? फिर वह जवाब देती है हम कपल्स हैं। यह सुनकर सैम उसे अपनी ओर खींचकर हल्के से किस करता है और उसे हक करते हुए कहता है तो फिर जैसे चाहो वैसे आराम से रहो, तुम्हें खुद को बदलने या एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये घर तुम्हारा भी है। अगले दिन ऑफिस में सुयान को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर डैमेज कर दिया गया है। लोगों ने उसे रिकवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फुटेज वापस नहीं आ पाई। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि जिसने ये सब किया वह बहुत चालाक इंसान था। उसे शहर के कैमरों की पूरी जानकारी थी। वह मेन रोड और साइड रोड के सभी कैमरों से बचते हुए वहाँ से निकला, इसलिए उसका चेहरा कहीं कैप्चर ही नहीं हुआ। सुयान समझ जाती है कि ये कोई बहुत स्मार्ट इंसान है जिसे इन सब चीजों की पूरी जानकारी थी। वह उन लोगों को थैंक यू कहती है और बोलती है कि आगे की जाँच वह खुद संभाल लेगी। दूसरी तरफ पार्किंग लॉट में खड़ी सुयान इन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी जैसे ही वह कार से बाहर निकलती है उसे चैन दिखाई देता है। दोनों लंच के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर सुयान पर हमला करने दौड़ पड़ता है, लेकिन चैन तुरंत उसके सामने आ जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। वह आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है सभी लॉयर्स बुरे होते हैं, उन्हें सिर्फ अन्याय करना आता है, न्याय नहीं। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाती है। सुयान को समझ ही नहीं आता कि आखिर वह आदमी कौन था। चैन उससे कहता है चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ, लेकिन सुयान मना कर देती है और कहती है मैं वर्क फ्रॉम होम की एप्लीकेशन डाल दूंगी। इतना कहकर वह घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वह सोचने लगती है कि क्या उसे सैम को ये सब बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि सैम काम में बिजी होगा। फिर वह सोचती है कि कम से कम वॉइस नोट तो भेज ही सकती है, इसलिए वह उसे पूरा वॉइस नोट भेजती है और सारी बातें डिटेल में बताने लगती है कि आखिर क्या क्या हुआ। इसके बाद वह अपने पैर पर दवा लगाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ सैम एक मीटिंग में बिजी था और उसका फोन साइलेंट पर था, इसलिए उसे नोटिफिकेशन की आवाज तक नहीं सुनाई देती। रात में मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही वह सुयान का वॉइस नोट सुनता है वह तुरंत उसे वीडियो कॉल करता है और घबराकर पूछता है तुम ठीक तो हो? सुयान कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैम फिर पूछता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सुयान जवाब देती है वो आदमी बेसबॉल बैट लेकर आया था,
लेकिन वहाँ चैन था। उसने मेरी मदद की और सही समय पर पुलिस को बुला लिया। बस पैर में हल्की सी चोट लगी है। सैम तुरंत कहता है, ठीक है, अपना ध्यान रखो, मैं जल्दी घर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सुयान उसे रोकते हुए कहती है, जल्दी आने की जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, आराम से आना। कॉल कट होते ही सैम तुरंत अपने स्पेशल डॉक्टर को कॉल कर देता है। कुछ देर बाद सुयान को मैसेज आता है। तभी गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। वहाँ स्पेशल डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, बस हल्का सा एंकल ट्विस्ट हुआ है जो दवा से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर नर्स को सारी इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं। तब सुयान समझ जाती है कि ये सब सैम ने खास उसके लिए अरेंज किया है। वह तुरंत सैम को थैंक यू का मैसेज भेजती है। इसके बाद सुयान वर्क फ्रॉम होम लेने लगती है और घर से ही काम करती रहती है। दूसरी तरफ सैम अपने असिस्टेंट से फ्लाइट टिकट्स बुक करने के लिए कहता है ताकि वह जल्दी वापस लौट सके। आखिर अब वह 2 दिन से ज्यादा सुयान से दूर रह ही नहीं सकता था। उधर सुयान स्टडी रूम में बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक फ्रेम पर पड़ती है जिसमें पीले फूल को बहुत संभाल कर रखा गया था। उस फ्रेम के पीछे एक छोटा सा कोड भी लिखा हुआ था। उसे पढ़कर सुयान सोचने लगती है कि शायद सैम किसी को बहुत पसंद करता था, लेकिन किसी वजह से वे दोनों मिल नहीं पाए। शायद इसलिए उसने इस फूल को प्यार की निशानी की तरह संभाल कर रखा हुआ है। तभी चैन का कॉल आता है। वह सुयान को बताता है कि जिस आदमी ने हमला किया था वह अभी पुलिस कस्टडी में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सुयान जानना चाहती थी कि आखिर उस इंसान के साथ ऐसा कौन सा अन्याय हुआ होगा जिसकी वजह से वह इतना हिंसक बन गया। रात में जब सैम घर लौटता है तब सुयान किताब पढ़ते पढ़ते सोफे पर ही सो चुकी होती है। सैम धीरे से उसके पास आता है और प्यार से उसे उठाने लगता है। सुयान उनींदी आंखों से उसे देखकर कहती है, तुमने बहुत मेहनत की है। सुयान उससे कहती है, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था। इसके बाद वह मजाक में उसे हैंडसम बॉय कहने लगती है। उसकी बात सुनकर सैम हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर वह कहता है, अगर यहाँ सोओगी तो कमर में दर्द होने लगेगा। इतना कहकर वह सुयान को उठाकर बेडरूम तक ले जाता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं शॉवर लेकर आता हूँ। सैम के जाने के बाद सुयान सोचने लगती है कि कहीं उसने उससे कुछ गलत तो नहीं कह दिया। बाद में दोनों साथ लेटे हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और शेयर करते हैं कि उनके साथ कब कब क्या क्या हुआ। तभी सैम उसे बताता है कि उसने उसे कितना मिस किया। इतना कहकर वह सुयान के माथे पर किस कर देता है। यह महसूस करते ही सुयान के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसके पेट में जैसे तितलियां उड़ने लगती हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी सुयान बार बार रात की वही मिस यू वाली बात याद कर रही थी और मन ही मन ब्लश भी कर रही थी। तभी वहाँ उनकी हेल्पर उसके लिए खाना तैयार करके रखती है। उसी समय सैम भी वहाँ आ जाता है। हेल्पर कहती है, अब मुझे चलना चाहिए। सुयान हैरानी से पूछती है, मैं समझी नहीं, आप आज इतनी जल्दी जा रही हैं? वह जवाब देती है, नहीं, मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। सर यहाँ नहीं थे इसलिए मैं आपकी मदद के लिए आई थी, लेकिन अब सर वापस आ गए हैं तो आगे से वही आपकी मदद कर देंगे। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही दोनों के बीच अचानक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। उसी दौरान सुयान की माँ उसे लगातार वॉइस नोट्स भेज रही होती है। सुयान सैम से कहती है कि वह उन्हें प्ले कर दे। वॉइस नोट में उसकी माँ कह रही होती है, देखो आज तुम दोनों घर पर अकेले हो, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, अब फ्यूचर के बच्चों की प्लानिंग भी कर लो। ये सुनते ही दोनों के बीच और ज्यादा ऑकवर्डनेस फैल जाती है। सुयान तुरंत फोन छीनकर वॉइस नोट डिलीट कर देती है और कहती है, मॉम की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो हमेशा मजाक करती रहती हैं। रात हो जाती है और सुयान को बहुत अजीब लग रहा था कि वह सैम से कैसे पूछे कि उसे नहाने में मदद चाहिए या नहीं। लेकिन तभी सैम खुद उसके सामने आ जाता है और कहता है, चलो तुम्हारे शॉवर का टाइम हो गया। वह सुयान को बाथरूम के पास बैठा कर कहता है, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही हूँ। सुयान ठीक है कहती है और सैम बाहर चला जाता है। तभी सुयान को एहसास होता है कि उसने इतनी अजीब प्रतिक्रिया क्यों दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद सैम उसकी मदद करेगा जैसे पहले हेल्पर किया करती थी, लेकिन अब उसे खुद ही सब मैनेज करना पड़ेगा। तभी अंदर कुछ गिरने की आवाज आती है। सैम तुरंत घबराकर अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ शैम्पू की बोतल गिरी हुई होती है। वह कहता है, सॉरी, मुझे लगा तुम गिर गई हो। सुयान जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद सैम उसे उठाकर बेडरूम में ले आता है। वह उसके बाल ड्राई करता है, उसे आराम से बिस्तर पर लिटाता है और फिर खुद भी पास में आकर लेट जाता है। सुयान को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वे सच में एक शादीशुदा कपल की तरह साथ रह रहे हों। फिर उसे याद आता है कि वे दोनों सच में पति पत्नी हैं, तो उनका ऐसे रहना बिल्कुल सामान्य है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हल्के से पकड़कर सो जाते हैं। अगली सुबह सुयान काफी टेंशन में होती है। जिस प्रोजेक्ट पर वह लंबे समय से काम कर रही थी वह बार बार रिजेक्ट हो रहा था। हर बार कोई ना कोई गलती निकल आती थी। कुछ देर बाद मैनेजर उसे अपने केबिन में बुलाती है। सुयान पूरी स्थिति समझाती है। ये सुनकर मैनेजर को गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, मुझे लगता है कि जेन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। आज रात एक इवेंट है, तुम और चैन मेरे साथ चलो, हम उससे फेस टू फेस बात करेंगे। सुयान भी मान जाती है, क्योंकि आखिर कब तक वे लोग सिर्फ मेल्स भेजते रहेंगे और रिजेक्शन झेलते रहेंगे। बाद में वे लोग जेन से मिलते हैं। मैनेजर उससे बात करना शुरू करती है और सुयान भी सारी बातें साफ साफ समझाती है। लेकिन जेन बड़ी चालाकी से कहता है, देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन
लेकिन अभी मंथ एंड चल रहा है, इसलिए हमारी तरफ भी काफी प्रेशर है। हमें बहुत ध्यान से काम करना होगा, हम किसी भी चीज में लापरवाही नहीं कर सकते। चैन भी उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है। ऊपर से सैम ये सब देख रहा होता है। उसे साफ समझ आ रहा था कि जेन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पावरफुल था। वह लोगों के साथ पक्षपात कर रहा था और यह बात सैम को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी कोई सैम से कहता है, अगर आप चाहें तो हम जाकर उन्हें हेलो बोल सकते हैं। लेकिन सैम शांत स्वर में जवाब देता है, नहीं, वो लोग यहाँ काम करने आए हैं, उन्हें काम करने दो, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हालांकि अंदर ही अंदर सैम जेन को सबक सिखाने का फैसला कर चुका था। उधर सुयान अब जेन को उसकी असलियत दिखाना शुरू कर देती है, जिससे सैम को समझ आ जाता है कि सुयान को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वह खुद ही सामने वाले इंसान को जवाब देने के लिए काफी है। सुयान की बातें सुनकर चैन और मैनेजर दोनों खुश हो जाते हैं। आखिरकार जेन को भी उनकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वह उन्हें थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर और चैन लगातार सुयान की तारीफ कर रहे थे। पार्टी के आखिर में सुयान ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। चैन और मैनेजर उसे संभाल रहे होते हैं, लेकिन तभी सैम वहाँ पहुँच जाता है। सिर्फ सैम की एक नजर ही चैन के लिए काफी थी। उसे तुरंत याद आ जाता है कि पिछली बार भी यही इंसान सुयान को लेने आया था, इसलिए वह पीछे हट जाता है। जैसे ही सुयान सैम को देखती है, वह खुशी खुशी उसके पास चली जाती है। इसके बाद सैम सबको गुड नाइट और थैंक यू बोलकर सुयान को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। कार में जाते समय सैम उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्या पी लिया कि तुम्हें इतनी चढ़ गई? सुयान मासूमियत से कहती है, मैंने तो बस थोड़ा सा शैंपेन पिया था, वो तो बिल्कुल सोडा जैसा लग रहा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। लेकिन सैम को साफ पता था कि उसे पूरी तरह नशा हो चुका है। तभी वह चैन के बारे में पूछने लगता है। सुयान हंसते हुए कहती है, लगता है तुम चैन से जल रहे हो। इतना कहकर वह उसके और करीब आने लगती है। सैम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे उनका यह पल घर पहुंचकर मेकआउट में बदल जाता है और पूरी रात इसी में गुजर जाती है। अगली सुबह सैम तैयार हो रहा होता है, तभी उसकी नजर अपनी गर्दन पर पड़े सुयान के नेल मार्क्स पर जाती है और वह हल्का सा मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ ऑफिस में स्टाफ सुयान से पूछने लगता है कि कल रात उसे लेने आने वाला इंसान आखिर कौन था। सुयान बड़ी नॉर्मल तरीके से सारी बातें बता देती है। इसके बाद सभी लोग वापस अपने केस पर काम करने लगते हैं। बाद में जब सुयान और सैम साथ में लंच कर रहे होते हैं, तब सैम नोटिस करता है कि सुयान काफी टेंशन में है। वह पूछता है, क्या हुआ? तब सुयान उसे बताती है कि उनके प्रोजेक्ट के लीगल डॉक्यूमेंट्स अटक गए हैं, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। सैम उसे समझाता है कि हाल ही में कई रूल्स और रेगुलेशंस बदले गए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इसके बाद वह सुयान को अगले दिन कंपनी आने के लिए कहता है, ताकि वह उसके साथ बैठकर बाकी चीजें समझा सके। उधर एक मीटिंग के बाद सैम अपने एक कलीग से बात करता है, जिसके अंडर जेन काम करता था। वह उसे सारी बातें बता देता है। दूसरी तरफ सुयान फिर से जेन से मिलने जाती है और एक बार फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करती है। लेकिन जेन फिर कहता है, मैंने तुम्हारी बात समझी थी, लेकिन सॉरी, मैं अभी इसे आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, मुझे इसे फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। सुयान समझ नहीं पाती कि आखिर वह अब और क्या बोले, क्योंकि वह पहले ही उसे सारी चीजें अच्छे से समझा चुकी थी। जैसे ही वह वहाँ से निकलती है, तभी जेन के पास उसके बॉस का कॉल आ जाता है। बातें सुनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। वह तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि वह तुरंत उस फाइल पर काम करेगा। जब तक सुयान कंपनी पहुँचती है, तब तक उसका अप्रूवल लेटर आ चुका होता है। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और उसकी मैनेजर भी काफी एक्साइटेड हो जाती है। रात में घर पर डिनर करते समय सुयान यही गुड न्यूज सैम को बताती है। सैम कहता है, तुम पूरा दिन सिर्फ काम करती रहती हो। सुयान जवाब देती है, काम के अलावा और क्या कर सकती हूँ? सैम कहता है, तुम्हें अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम सिर्फ दिमाग से काम करती हो, फिजिकली एक्टिव नहीं रहती, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद सैम उसका ट्रेनिंग सेशन शुरू कर देता है। बेचारी सुयान पूरी तरह थक जाती है। बाद में वह मिनी से मिलती है। मिनी शरारती अंदाज में पूछती है, तो आखिरकार हो ही गया? सुयान हैरान होकर पूछती है, क्या हो गया? मिनी हंसते हुए कहती है, अरे मैं वेडिंग नाइट की बात कर रही हूँ। सुयान तुरंत कहती है, वेडिंग नाइट तो दूर की बात है, तुम्हें पता है अब तो वो मुझे पूरा डेविल लगने लगा है। सुबह 5 बजे उठाकर मुझसे इतनी रनिंग करवाता है कि पूछो मत। मेरा पूरा टाइम वर्कआउट में निकल जाता है, बॉडी पूरी तरह थक जाती है। मिनी हंसते हुए कहती है, तो इसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है ना, कम से कम वो तुम्हारी हेल्थ का ध्यान तो रख रहा है। तभी सैम का मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, बाहर का खाना हेल्दी खाना, और अगर अनहेल्दी भी खाओगी तो कोई बात नहीं, अगली बार डबल वर्कआउट करके सब बर्न कर देंगे। सुयान वो मैसेज मिनी को दिखाती है और कहती है, अब बोलो। मिनी मुस्कुराकर कहती है, मैं क्या बोलूं? मुझे तो बस इतना दिख रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कितना प्यार और केयर करता है और तुम दोनों का रिश्ता भी धीरे धीरे कितना अच्छा होता जा रहा है। मिनी की बात सुनकर सुयान को अचानक वही येलो रोज वाला फ्रेम याद आ जाता है। वह सोचने लगती है कि क्या सच में वे दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, या फिर सिर्फ अच्छे इंसानों की तरह एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। दूसरी तरफ सैम अपने असिस्टेंट से पूछ रहा होता है, अगर किसी आदमी को अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना हो तो क्या करना चाहिए? उसका असिस्टेंट तुरंत पूछता है, सर आपकी वाइफ या किसी और की? सैम उसे घूरने लगता है और कहता है, मैं किसी और की वाइफ को इम्प्रेस क्यों करूंगा, मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ। उसका असिस्टेंट तुरंत घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस पूछ रहा था कि आपको अपनी वाइफ को इम्प्रेस करना है या आपके किसी दोस्त को, क्योंकि मैंने आपको पहले कभी इस तरह बात करते नहीं देखा था। इसके बाद वह सैम को अलग अलग तरीके बताने लगता है
और समझाता है कि लड़कियों को क्या चीजें पसंद आती हैं। दूसरी तरफ सैम घर पर बैठकर सुयान का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद सुयान धीरे धीरे घर में आती है। सैम उसे देखते ही पूछता है, तुमने मुझे वीचाइट पर ब्लॉक क्यों किया है? सुयान हैरान होकर कहती है, मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया। फिर वह उसे समझाती है कि उसका नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, न मैसेज ठीक से आ रहे हैं, न जा रहे हैं और न ही कॉल लग रही है। सैम कुछ देर चुप रहता है, फिर वह गंभीर होकर कहता है, देखो मुझे पता है कि एक हस्बैंड के तौर पर तुम्हें मेरे अंदर कई कमियां महसूस होती होंगी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक एक परफेक्ट हस्बैंड बन पाया हूँ। वह आगे कहता है, ये मेरा पहला रिश्ता है जहाँ मैं सच में अपना पूरा 100% देना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो। लेकिन अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए या मैं ऐसा कुछ करूं जो तुम्हें पसंद ना आए, तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं कोशिश करूंगा कि वो गलती दोबारा ना हो। सुयान उसकी बात सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कभी हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतने में सुयान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह धीरे धीरे सैम के पास जाती है और प्यार से कहती है, मुझे इतनी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। सैम तुरंत समझ जाता है कि वह मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। फिर भी वह मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी एक्सरसाइज थोड़ी कम कर दूंगा। सुयान तुरंत कहती है, कम नहीं, बंद। सैम सिर हिलाकर कहता है, कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं। कुछ देर बाद सुयान अपना लैपटॉप ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह शायद उसे ऑफिस में भूल आई है। इसलिए वह कुछ देर के लिए सैम का लैपटॉप इस्तेमाल करने चली जाती है। लैपटॉप खोलते ही उसकी नजर एक फाइल पर पड़ती है। वह वही जर्नल था जो उसने कॉलेज के दिनों में लिखा था। सुयान हैरान होकर सैम से पूछती है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? सैम तुरंत बहाना बनाते हुए कहता है, हम दोनों एक ही फील्ड से हैं, तो हम लोग ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं और स्टडी करते रहते हैं। लेकिन सुयान को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। वह सोचने लगती है कि कॉलेज की ऐसी चीजें तो आमतौर पर प्राइवेट रखी जाती हैं और बाहर वालों को नहीं दी जाती। वह फिर पूछती है, ठीक है, मान लिया तुमने इसे पढ़ा, लेकिन तुमने ये फाइल डाउनलोड कैसे की? क्योंकि डाउनलोड करने का एक्सेस तो सिर्फ स्पेशल परमिशन से मिलता है। सैम फिर बहाना बनाते हुए कहता है, शायद मेरे असिस्टेंट ने डाउनलोड किया होगा, वो अक्सर मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करता रहता है। लेकिन सुयान अभी भी ओवरथिंक कर रही होती है। तभी सैम खुद आगे बढ़कर लैपटॉप बंद कर देता है और कहता है, इन सब चीजों पर इतना ध्यान मत दो, मुझे ये बताओ, न्यू ईयर के लिए तुम्हारा क्या प्लान है? सुयान कहती है, सच कहूँ तो मेरा कोई खास प्लान नहीं है, तुम बताओ। तभी सैम वहीं तुरंत न्यू ईयर का प्लान बनाना शुरू कर देता है, ताकि सुयान का ध्यान उन बातों से हट जाए। कुछ देर बाद मिनी भी घर पर आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने पहले से न्यू ईयर सेलिब्रेशन की प्लानिंग की हुई थी कि घर पर मिनी को बुलाएंगे और डैड को बुलाएंगे और एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे। तब वहाँ पर वैगमा अलग अलग टाइप के डम्पलिंग्स बना रही होती है। वहीं मिनी और सुयान को एक आइडिया आता है, तो वे एक डम्पलिंग में वसाबी भी डाल देती हैं, जो असल में बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। सैम के वहाँ आते ही सुयान उसके लिए पानी लेकर चली जाती है। सैम सोचता है कि पानी में जहर तो नहीं मिला है, लेकिन पानी बिल्कुल नॉर्मल था। जब वे लोग एक साथ डम्पलिंग्स खाने के लिए बैठते हैं, तब सुयान खुद सामने से उसे डम्पलिंग्स देती है। सैम को कहीं ना कहीं शक तो जरूर होता है कि सुयान का बिहेवियर बदला हुआ है। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो बहुत केयरिंग बन रही है, लेकिन जैसे ही वह उस डम्पलिंग को टेस्ट करता है, उसे समझ आ जाता है कि वो केयरिंग क्यों बन रही थी। वह तो खांसना ही शुरू कर देता है। सुयान कहती है, क्या हुआ, तुम इतना खांस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ये डम्पलिंग ठीक नहीं लगी? वो कहता है, नहीं, बस मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी खा लिया, इसलिए चौक हो गया। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा होता है कि इसका बदला तो मैं बाद में जरूर लूंगा। वह यह भी सोच रहा था कि उसे कभी पता नहीं था कि सुयान इतनी ज्यादा केयर फ्री और नॉटी होगी। उसे तो लगता था कि वो बहुत शांत और इनोसेंट टाइप की वुमन है। बाद में यहाँ पर मीटिंग होती है, जहाँ मैनेजर सभी को उनके जॉब रोल समझा रही होती है, जिसमें सबसे ज्यादा काम चैन और सुयान को मिलता है। मीटिंग खत्म होने के बाद चैन सुयान के साथ चीजें डिस्कस करना शुरू कर देता है। तब उन्हें एहसास होता है कि इस डिस्कशन में पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए वे लोग टाइमिंग्स और शेड्यूल पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब सुयान घर पर आती है, तब वह पहली बार सैम को स्मोक करते हुए देखती है। वह उससे पूछती है, मैंने तुम्हें पहले कभी स्मोक करते नहीं देखा। वो कहता है, हाँ, जब मैं अकेला होता हूँ और बहुत टेंशन में रहता हूँ, तभी कभी कभी स्मोक कर लेता हूँ। सुयान पूछती है, लेकिन तुम किस बात को लेकर इतने टेंशन में हो, वर्क रिलेटेड या पर्सनल? सैम कहता है, पर्सनल। ये सुनकर सुयान समझ जाती है कि शायद सैम अभी सब कुछ शेयर करने जितना कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वह बस ऊपर ऊपर से बातें बता रहा है। सैम बता रहा होता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और फिलहाल वही बात उसके दिमाग में चल रही है। सुयान भी ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। तब सैम उससे कहता है, तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो, मैं तो खुद ओवरथिंकर हूँ, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर वह उसे किस कर लेता है। बाद में सुयान को ऐसा लगने लगता है कि शायद सैम उसी रोज वाली लड़की के बारे में सोच रहा होगा। यही सोचते सोचते वह सो जाती है। दूसरी तरफ सैम सुयान के बारे में सोच रहा होता है। उसे एहसास होता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी सुयान से होगी। उसकी लाइफ के सबसे बड़े गोल्स में से एक था सुयान से शादी करना, और अब वह सपना पूरा हो चुका था। वह मन ही मन कह रहा होता है कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज सुयान ही है। अगले दिन सुबह जब सुयान उठती है,
तब सैम वहाँ नहीं होता क्योंकि वह पहले ही सारी तैयारियां कर चुका होता है। सभी लोग बाहर जाने वाले थे। तभी सैम उसे जॉब के लिए छोड़ने आता है और सुयान को पता चलता है कि चैन भी वहाँ आने वाला है। सुयान कहती है, हाँ, वो ऑफिस का स्टाफ मेंबर है। इस प्रोजेक्ट में उसका और मेरा रोल सबसे ज्यादा है। सैम कहता है, कोई बात नहीं, एंजॉय भी करना और काम भी। ऐसा कहकर वह उसे किस कर देता है। ये देखकर चैन को थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग होने लगती है। सुयान उससे कहती है, तुम भी ना, सब हमें देख रहे हैं। वो मुस्कुरा कर कहता है, तो तुम मेरी वाइफ हो, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? इसके बाद सुयान भी उसे किस करके गुड बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। होटल पहुँचने के बाद भी वे लोग काम को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी सुयान के पास सैम की वीडियो कॉल आ जाती है। ये देखकर चैन को फिर से थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। सैम उससे पूछता है, तुम अभी भी काम कर रही हो और वहाँ कौन कौन है? जब सुयान उसे सब बताती है तब वह कहता है, मुझे नहीं लगता कि होटल में इस तरह बैठकर डिस्कशन करना ठीक है। इससे बेहतर होगा कि तुम लोग ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करके डेटा शेयर कर लो। ये सुनकर सुयान हंसने लगती है। वह कहती है, सब समझ रही हूँ मैं, किसी को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। सैम कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी को लेकर कंसर्न हूँ। लेकिन शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, जिस दिन मैं किसी ऐसी मीटिंग में जाऊंगा तब तुम्हें समझ आएगा कि दिल में कैसा फील होता है। सुयान मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी सेफ्टी बिल्कुल ठीक है और हम सिर्फ काम कर रहे हैं। इसके बाद वह कॉल काट देती है और वापस अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ रात को भी सुयान काम कर रही होती है और यह बात सैम को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए देर रात वह उसे सरप्राइज देने के लिए उसके होटल रूम पर आ जाता है। सुयान जैसे ही दरवाजा खोलकर उसे देखती है, वह बहुत खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। फिर वह उसे बताने लगती है कि रात में काम करने में उसे कितनी परेशानी हो रही है। सैम उससे कहता है, मुझे पता था कि तुम यही करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम काम के समय काम करो और आराम के समय आराम करो। आराम के टाइम पर काम करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सुयान उसे थैंक यू बोलने लगती है क्योंकि वह इतनी दूर से सिर्फ उसे चीयर अप करने आया था। सैम कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ रुक भी सकता हूँ। सुयान कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें काम होगा, इसलिए तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हारे लिए वही बेहतर होगा। अगले दिन जब सभी लोग बाहर वॉक के लिए निकलते हैं तब रात हो चुकी होती है। उसी दौरान कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। सुयान समझ जाती है कि वे लोग ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं और यह उन्हीं मुश्किलों में से एक है। चयन उन्हें डरने से मना करता है और कहता है, फिक्र मत करो, जिस एरिया में हम हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबको पता है कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, अगर हमें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सामने वाली पार्टी को उठानी पड़ेगी। उधर हम वैंग को देखते हैं जो एक नया कैरेक्टर होता है और बहुत गुस्से में था क्योंकि सुयान की टीम की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो गया था। दूसरी तरफ सैम अपनी मीटिंग में था और हमेशा की तरह सबको अपने नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा होता है। तभी समय हो जाता है जब सुयान वापस आने वाली थी, इसलिए वह उसे पिक करने निकल जाता है। सुयान उसे देखते ही खुश हो जाती है और सबसे पहला कमेंट जो सैम करता है वह ये होता है, तुम बहुत पतली हो गई हो। सुयान कहती है, अरे मैं कैसे पतली हो गई, मैं तो टाइम से खाना खा रही थी। सैम मुस्कुराकर कहता है, मेरे हाथ का खाना नहीं खा रही थी ना, इसलिए पतली हो गई हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सुयान हंसते हुए कहती है, किस तो हम घर जाकर भी कर सकते हैं, वरना पूरा दिन यही निकल जाएगा। दोनों हंसते हंसते घर पहुँचते हैं और एक दूसरे को कस कर हक करने लगते हैं। वहाँ दोनों के बीच इमोशंस और काम को लेकर ढेर सारी बातें होती हैं। सैम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि सुयान को देखकर उसे कितना प्राउड फील होता है। वह चाहे तो पूरे दिन उसकी तारीफ कर सकता है क्योंकि सुयान हर चीज को बहुत शानदार तरीके से हैंडल करती है। वह उस इवेंट वाली बात भी उसे बताता है कि वह उसकी मदद करने आगे आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सुयान ने खुद अपने लिए स्टैंड ले लिया था। इन सारी बातों को सुनकर सुयान खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। उसे अच्छा लग रहा था कि कोई ऐसा है जो उस पर इतना प्राउड फील करता है। अगली सुबह सुयान को देर हो रही होती है। उठते ही वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है। सैम उससे कहता है, आराम से, तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है। सुयान कहती है, नहीं, मुझे काम पर जाना है और उसके बाद आज मेरा स्कूल रियूनियन भी है जिसे मैं मिस नहीं कर सकती। इतना सुनते ही सैम समझ जाता है कि उस रियूनियन में जी भी जरूर आने वाला है। वह सुयान से कहता है, देखो कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। सुयान कहती है, फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ऐसा कहकर वह गुड बाय बोलती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही सुयान वहाँ पहुँचती है, जी उसे देखकर कहने लगता है, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों फेक मैरिज में हो। सुयान कहती है, मेरी शादी के बारे में बकवास करना बंद करो। जी कहता है, एक सेकंड, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि आज तुम्हारे हस्बैंड सैम का बर्थडे है और तुम्हें उसके बर्थडे से ज्यादा ये स्कूल रियूनियन इंपॉर्टेंट लग रहा है। सुयान को सैम के बर्थडे के बारे में पता ही नहीं था। जी फिर कहता है, अब समझ आया ना कि तुम किस तरह के फेक रिश्ते में हो। उसने तुम्हें अपना बर्थडे तक नहीं बताया और तुमने उससे पूछा तक नहीं। ये साफ दिखाता है कि तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। जैसे ही वह यह बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जी लगातार बोलता ही जाता है। सुयान उससे कहती है, देखो लड़की, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है इसे छोड़कर जाने का, क्योंकि यह आज तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ होगा। अगर ये मेरे साथ नहीं रह सका तो तुम्हारे साथ क्या रहेगा? तुम तो वैसे भी इसके साथ सोशल लैडर चढ़ना चाहती हो। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी इसने मुझे चीट किया था, अब तुम खुद सोच लो। ऐसा कहकर सुयान अंदर चली जाती है। जब जी अपनी गर्लफ्रेंड को साथ चलने के लिए कहता है
तो वह खुद उससे दूर हटने लगती है। इसके बाद सुयान पार्टी छोड़कर सैम के लिए उसकी पसंद और नापसंद की सारी चीजें खरीदने चली जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था। उसे यहाँ पर सैम की चॉइसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब वह घर पर आती है तो सैम को किचन में खाना बनाते हुए देखती है। ये देखकर उसे और भी गिल्टी फील होने लगता है। सैम उससे कहता है, तुम इतनी जल्दी आ गई? सुयान कहती है, हाँ, वहाँ मुझे बोरियत हो रही थी और मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए आ गई। फिर वह उससे कहती है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन सैम उसे मना कर देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम बहुत क्लमसी हो, इसलिए तुम जाकर बैठो, मैं सब तैयार करके लाता हूँ। ये सुनकर सुयान को और ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है। उसे एहसास होता है कि सैम उसकी हर छोटी छोटी चीज का कितना ध्यान रखता है और वह खुद उसके बर्थडे तक के बारे में नहीं जानती थी। जब सैम खाना लेकर बाहर आता है तब सुयान उसके लिए केक तैयार करके रख चुकी होती है। केक देखते ही सैम को अपना वह बर्थडे याद आ जाता है जब वह सिर्फ 5 साल का था और उसी दिन उसकी माँ की मौत हो गई थी। उस याद को सोचकर वह बहुत इमोशनल हो जाता है। सुयान उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। वह सैम से विश मांगने और कैंडल बुझाने के लिए कहती है। सैम के लिए वह दिन बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है। वह दिन जिसे वह हमेशा से नफरत करता आया था, जिसे उसने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया, लेकिन आज वही दिन सुयान की वजह से उसके लिए खास बन गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी है। बाद में सैम उसे बताता है कि उस दिन वह इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। उसका बर्थडे करीब आ रहा था और हर बार बर्थडे आते ही उसे वही पुरानी बातें याद आने लगती थीं। सुयान उससे कहती है, अगर तुम चाहो तो वह इंसिडेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तभी सैम उसे बताता है कि वह बहुत छोटा था और वह बर्थडे उसकी माँ के साथ उसका आखिरी बर्थडे था। उसी के बाद उसने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। इतने सालों बाद यह पहली बार था। सुयान कहती है, माफ करना, मुझे उस ट्रेजिक घटना के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। सैम कहता है, नहीं, अच्छा हुआ कि तुम्हें ये सब नहीं पता था। आज तुमने ये सब सेलिब्रेट करके मुझे एहसास दिलाया है कि जिंदगी में मूव ऑन करना कितना जरूरी है। अगर हम अपने पास्ट को दिल में रखकर भी आगे अच्छे दिनों की उम्मीद करें तो जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। तभी सुयान उसे एक गोल्डन रोज देती है। सैम कहता है, अरे ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर है। सुयान मुस्कुराकर कहती है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें असली फूल तो कभी भी दे सकती हूँ, लेकिन ये आर्टिफिशियल फ्लावर हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये एक स्पेशल गोल्डन फ्लावर है और तुम भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए तुम ये डिजर्व करते हो। ये सुनकर सैम हंसने लगता है और कहता है, सच में तुम्हें फ्लर्ट करना बिल्कुल नहीं आता। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। सैम उसे अपने दिन को इतना खास बनाने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह सुयान को रात की सारी बातें याद आ रही होती हैं। उन्हें याद करके वह खुद ही शर्माने लगती है। जैसे ही वह बाहर आती है सबसे पहले सैम को हक करके थैंक यू बोलती है। सैम पूछता है, आज अचानक से थैंक यू क्यों? वह मुस्कुराकर कहती है, बस ऐसे ही, मेरा मन किया। फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा था कि वे पूरा दिन एक दूसरे से दिल की बातें शेयर कर रहे थे। बाद में सैम अपने डैड से मिलने चला जाता है। वहाँ उसके डैड उससे कहते हैं, देखो बेटा, शादी सिर्फ एक बेस लेवल और फाउंडेशन होती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। शादी के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अगर तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारा साथ ना दे तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जैसे तुम उसे सपोर्ट करो वैसे ही उसे भी तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन तुम्हें सुयान कैसी लगती है? तब सैम उन्हें बताता है कि वह सुयान के साथ कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। दोनों के बीच की क्लोजनेस भी बढ़ती जा रही है और अगर उसकी फैमिली को देखा जाए तो वे लोग भी बहुत सपोर्टिव हैं। ये सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं कि सैम अब पहले से कहीं ज्यादा ओपन अप करने लगा है, क्योंकि पहले वे दोनों इतनी खुलकर बातें नहीं कर पाते थे। उसके डैड मुस्कुराकर कहते हैं, मानना पड़ेगा सुयान के तुम्हारी जिंदगी में आने से बहुत बदलाव आए हैं। ये सुनकर सैम भी मुस्कुरा देता है। बाद में वह घर लौटते समय सुयान के लिए येलो फ्लावर्स लेकर आता है। जैसे ही सुयान उन फूलों को देखती है वह बहुत खुश हो जाती है। वह पूछती है, येलो रोजेज ही क्यों? सैम कहता है, क्योंकि ये रोजेज तुम्हें डिफाइन करते हैं। सुयान को नहीं पता था कि जब सैम ने उसे पहली बार देखा था तब उसके हाथ में येलो रोजेज थे और उसी समय उसने जाना था कि येलो रोजेज का मतलब बिल्कुल सुयान की पर्सनैलिटी जैसा है। जब वह यह सब उसे समझाता है तो सुयान बहुत खुश हो जाती है। वह मजाक में कहती है, लगता है तुमने बहुत सारी लड़कियों को डेट किया होगा। सैम पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वह हंसकर कहती है, क्योंकि तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तुम्हें इतनी प्यारी बातें करना आता है। सैम कहता है, तुम मेरी पहली वाइफ हो और पहली गर्लफ्रेंड भी, क्योंकि मेरी पहले कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। ये सुनकर सुयान शॉक्ड हो जाती है। वह कहती है, वाह, फिर भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक लड़की को खुश कैसे किया जाता है। सैम मुस्कुराकर कहता है, ऑफ कोर्स पता होगा, तुम मेरी वाइफ हो। मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सुयान अपनी मीटिंग में होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी एक कलीग उसे कॉम्पैक्ट पाउडर देते हुए कहती है, तुम अपना स्कार्फ थोड़ा ऊपर कर लो, क्योंकि तुम्हारी गर्दन पर निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर सुयान शर्मा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि सब लोगों ने वह निशान देख लिए होंगे। दूसरी तरफ
सैम अपने काम में बिजी होता है। तभी वहाँ एक फैमिली डिस्कशन के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती। सुयान यहाँ पर ऑफिस में बैठे बैठे उस मैसेज को देख रही थी और उसे सैम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मॉर्निंग में सैम जब उसे जॉब पर छोड़ने आया था तब उसने एक बार भी उसे इस बात के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो वो उसे टेक्स्ट के जरिए डांट रही होती है। सैम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसे जा रहा था। दूसरी तरफ सभी लोग फैमिली डिस्कशन कर रहे होते हैं कि आखिर वेडिंग कब होगी, और ये डिस्कशन करते समय अचानक से सुयान को ठीक नहीं लगने लगता है, तो सैम तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ चेकअप करने पर पता चलता है कि सुयान प्रेग्नेंट है। ये बात जानकर सैम बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ सुयान कहीं ना कहीं हल्की सी उदास जरूर थी। बाद में वो उससे उन येलो रोजेस के बारे में पूछने लग जाती है। तब सैम आखिरकार उसे बताता है कि उसने पहली बार सुयान को उन येलो रोजेस के साथ देखा था। सुयान को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। वो उससे कहती है, ओह अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। इसके बाद हम सीधे 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सुयान को एक क्यूट सी छोटी प्रिंसेस हुई थी और अब सैम के पास 2 प्रिंसेस थी। वो बहुत खुश था और सुयान को थैंक यू बोल रहा होता है उसे अपनी जिंदगी में एक नई खुशियां देने के लिए। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और अपनी इस फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। इसी के साथ यह ड्रामा यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।